हिंदू या मुसलमान, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर देश से मदद मांग रहा है तो उसकी मदद होनी चाहिए। चाहे आप कैंप लगाइए, कैंप लगा, आधार शिविर लगाइए, उनकी व्यवस्था करिए, जब तक वहाँ पर शांति नहीं हो जाती है तब तक उनको संरक्षण दीजिए। लेकिन वहाँ हज़ारों लोग बॉर्डर पर पड़े हुए, बहन बेटियाँ वहाँ पर भूखे हैं, प्यासे हैं, यहाँ हमारी बॉर्डर पर हमारी बीएसएफ उनको रोके हुए हैं। तो एक देश में दो चेहरे क्यों? पाकिस्तान का हिंदू हमारा भाई है, बांग्लादेश का हिंदू हमारा भाई नहीं है, वो हमारा भाई क्यों नहीं है? जब दूसरे देश से लोग भारत के अंदर आते हैं तो उनको संरक्षण देने के लिए सरकार पीछे हट जाती है। एनआरसी की मैं बात करूं तो दस्तावेज देखने की बात होती है, तो हिंदू लोग जब पाकिस्तान से भारत आते हैं तो उनको नागरिकता देने की बात हो गई है। यही नागरिकता की अगर मैं बात करूं, नेपाल की बात करूं, चीन की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, श्रीलंका की बात करूं, वहाँ उन्हें नागरिकता देने के लिए सरकार पीछे हट जाती है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग इस देश के अंदर पाकिस्तान का डर दिखा करके इस देश में लोगों को मूर्ख बनाकर उनका वोट लेते रहते हैं। बांग्लादेश का डर नहीं दिखाया जाता, नेपाल का डर नहीं दिखाया जाता, चीन का डर नहीं दिखाया जाता, जबकि सबसे ज्यादा खतरा आज अगर भारत को है, भारत की सीमाओं को है, तो वो चीन से है। उसके प्रति हम लोगों ने अपनी लाल आंखें जो बिल्कुल अपने दबा के रखी हुई है, उसके प्रति नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोलने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारे देश की मीडिया भी पाकिस्तान की बात करेंगे तभी तो हिंदू मुस्लिम आधी से ज्यादा खबरें पाकिस्तान की सुनाई जाती है कि वहाँ पर आलू इतना महंगा हो गया, वहाँ पर बेरोजगारी इतनी हो गई है, वहाँ पर 500 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। हमें पाकिस्तान का लेना देना क्या है? अगर वहाँ का कोई व्यक्ति भारत से अगर मदद मांगता है तो हाथ बढ़ा करके हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं उसमें ये नहीं कहता हूँ कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, कोई भी हो, हर एक किसी की मदद करनी चाहिए अगर कोई मदद मांगने के लिए आता है। क्योंकि भारत की तो एक व्यवस्था रही है शुरू से ही, अतिथि देवो भव। एक अतिथि हमारे लिए भगवान के बराबर है। अगर हमारे घर पर आकर, हमारी सीमा पर, हमारे बॉर्डर पर आकर हमसे कोई मदद मांगता है तो हमें उसकी मदद के लिए अपने हाथ आगे। एसटी में आरक्षण में क्रीमी लेयर का जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया था, और उस मामले पर बीजेपी के ही SC/ST के नेता नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं और उनका बयान आता है कि इसमें क्रीमी लेयर नहीं लगेगा। कुछ लोग असमंजस की स्थिति में है सर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे कार्यालय आकर के टाइम निकाल करके समाज की, इस देश की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जो आपने एक सवाल रखा है, देखिए आज ये सवाल पूरे देश की तमाम जनता के बीच में मन में है। 543 सांसदों में से 131 सांसद हैं जो आरक्षित सीटों पर जीते। इन 131 सांसदों में से 100 के आसपास सांसद ऐसे हैं जो आज भी भाजपा के साथ हैं, एनडीए के साथ। यस। अब ये समाज का नेतृत्व करने के लिए इनको वोट मिलता है, जनता के बीच जाते हैं, समाज के बीच जाते हैं, तो ये आरक्षित सीट पर ही चुनाव है और वहाँ से जीतते हैं। क्योंकि वहाँ पर बहुसंख्यक जो तादाद है वो SC/ST OBC लोग हैं। चुनाव जीतने के बाद में तो इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस वजह से समाज ने इनको वोट दिया है उस वोट की कीमत को ये समझे और उनकी जो आवाज़ है उस आवाज़ को सदन में उठाए। सबसे पहले तो एनडीए से जुड़े हुए उन तमाम सांसदों को, जिसमें चिराग पासवान सर्वोच्च नाम गिना जाता है, जिन्होंने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों की जो बेंच का जो ये फैसला आया था, सबसे पहले बहन मायावती जी का स्टेटमेंट आता है और दूसरा जो स्टेटमेंट था वो चिराग पासवान का था। चिराग पासवान ने इस चीज़ को सुना, समझा और उन्होंने तुरंत बोला कि बेशक हम एनडीए के साथ हैं लेकिन हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। हम किसी भी तरीके से कोटे में कोटा आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार आज बैसाखी पे सरकार है, उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, वो दूसरे के बहुमत पे आज प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर यही सरकार पर्याप्त बहुमत के साथ में देश को चला रही होती, सदन में बैठी होती, ये बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि फिर मजबूरी थी कि देश के अंदर 2 अप्रैल 2018 भारत बंद दोहराने की। आज एक ट्रेलर केवल कल जंतर मंतर पर देखने को मिला, हालांकि उसका मुख्य उद्देश्य संसद से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाने वाला था, लेकिन वहां पर प्रतिमा के साथ साथ में आरक्षण का जो कोटा है क्रीमी लेयर को लेकर के उसका मेन मुद्दा वहां पर रहा। तमाम मीडिया ने ये सवाल उठाए कल के ही उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि अब इस पर 21 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन देश के बहुजन समाज के लोगों को द्वारा निश्चित किया गया है। समाज के ही सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री से मुलाकात की जाती है
और प्रधानमंत्री आश्वस्त करते हैं सभी लोगों को, सभी सांसदों को कि हम किसी भी तरीके से इसको लागू नहीं करेंगे। आज ही सरकार की तरफ से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया के समक्ष बाइट देकर के इस चीज़ को दोहराते हैं कि प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से SC/ST का जो कोटा है, आरक्षण का जो कोटा है, उसको कम किया जाए। सरकार ने वो बात मानी है, हालांकि अभी वो वर्बली बातें हैं, क्योंकि तो इसको लिए जब कोई भी कानून को पास करना या कानून को बदलने के किसी भी तरीके से निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट ले लेता है तो उसको बदलने का काम सदन में होता है, किसी कार्यालय में नहीं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी, NDA और विपक्ष तमाम पार्टियों को मिलकर के सदन के अंदर अध्यादेश लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके विपरीत, उसके विरुद्ध, और जो चीज़ें उन्होंने सुनाई उसके विरुद्ध संसद के अंदर अध्यादेश ला करके उसको ख़त्म करने की बात है। अब ये कब लेकर के आते हैं, इनकी मंशा क्या है, ये ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन 21 अगस्त का जो आंदोलन है, जो पूरे देश की बहुजन समाज के आह्वान पर जो रखा गया है, वो निश्चित समय पर होगा। अगर उससे पहले अगर सदन के अंदर कानून या अध्यादेश ला करके इसको अगर समाप्त करने की अगर बात होती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तो वो जो आंदोलन है उसको स्थगित किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आंदोलन भारत बंद 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा होगा। सर, 2024 लोकसभा चुनाव में हुए आम चुनाव में ये इंडिया गठबंधन अपने आप को ये कहते नज़र आया कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं और संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लोग कुछ सीटें हासिल भी किए और अपने कामयाबी भी हासिल की। लेकिन इस मुद्दे पर वो लोग चुप रह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, NDA के साथ साथ में इंडिया गठबंधन ने एक चुनाव लड़ा। हालांकि इंडिया गठबंधन में बहुत सारी वो तमाम पार्टियां जुड़ी जो कहीं ना कहीं देश के शोषित, उपेक्षित, गरीब, असहाय, कमज़ोर लोगों का नेतृत्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। जबकि भाजपा को इसी लोकसभा चुनाव में ये कहते नज़र आई इंडिया गठबंधन की ये भाजपा से मिली हुई है। देखिए, बसपा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, जब तमाम पार्टियों ने मिल करके इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो बसपा को भी उसमें शामिल होना चाहिए था। अकेले चुनाव लड़ करके उन्होंने वही दर्शाया जो उनका उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हुआ था, क्योंकि उनमें केवल एक सीट वो जीतने में सक्षम रहे, लेकिन लोकसभा की सीटों में उनका कहीं खाता भी नहीं खुल पाया। तो बसपा को भी, बहन कुमारी मायावती जी को भी, जो उनकी जो आइडियोलॉजी है जिसके लिए वो जानी जाती है, उसमें उनको कहीं ना कहीं चेंजिंग करनी होंगी, बदलाव लाने होंगे, वो सबके साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की रणनीति, क्योंकि आज वो अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। जबकि उसके विपरीत आज़ाद समाज पार्टी आज उसकी काट पे खड़ी हो गई है और चंद्रशेखर खुद चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत भी गए। तो उन्होंने एक बार अपना, ये कह सकता हूँ कि उन्होंने अपना खाता खोला, लेकिन बसपा को कहीं से कोई सीट नहीं मिल पाई। तो वो खैर अलग मैटर है, देखिए वो एक राजनीतिक चीज़ें हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि जो इंडिया गठबंधन यही 2024 लोकसभा चुनाव में ये कहते नज़र आई कि हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और आरक्षण बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस SC/ST क्रिमिनल और आरक्षण मामले पर चुप नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम सांसदों ने जब सदन के अंदर वहाँ जाकर के शपथ ग्रहण करने का कार्य किया था, तो अधिकतर समाजवादी पार्टी, जो लाल टोपी लगाने वाले लोग हैं, तमाम सदन के अंदर उन सभी सांसदों ने जय भीम, जय संविधान की बातें की, नारा लगाया और संविधान की बातें की, हम संविधान के साथ। और बहुत सारे सांसदों ने संविधान की प्रतियां अपने हाथ में रखी, जिसमें राहुल गांधी भी साथ। आज उनकी तरफ से हालांकि स्टेटमेंट तो हैं, सोशल मीडिया पर हैं, उनके कहीं ना कहीं ट्विटर पर या X पर कमेंट भी हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सड़क पर आकर के, लोगों के बीच में आकर के, मुख्य रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐसी कहीं भी उनकी कोई भी किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया सामने नहीं है। ये देश सबको देख रहा है, ये समाज इस देश के अंदर बहुसंख्यक है। इसी समाज के बल पर देखिए, इस देश के अंदर दलित और मुस्लिम एक बहुत बड़ी तादाद है, और यही नेतृत्व करते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं कि केंद्र हो या देश हो या प्रदेश हो, कि वहाँ पर किसकी सरकार बनेगी। किसी भी गवर्नमेंट के साथ में अगर ये दोनों समाज जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन अब की बार क्या हुआ,
एनडीए के साथ में दलित वर्ग कुछ गया, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ में तमाम मुस्लिम वर्ग आ गया। कहीं ना कहीं उन वोटों में ध्रुवीकरण हुआ है। एक पहल पर वो दोनों वोट नहीं पहुंच पाए। तो मुस्लिमों को भी सोचना चाहिए कि अगर SC/ST के आरक्षण को लेकर के वो ये ना देखें कि हमारा कोटा उन्हें दिया जा रहा है या उनका हमें दिया जा रहा है। नहीं, जब जब इस देश के अंदर मुस्लिमों के ऊपर किसी भी तरीके का उत्पीड़न या उनके ऊपर अत्याचार होता है तो ये नीले झंडे वाले ही उनकी सब पक्ष में आके खड़े होते हैं। ये देखा गया, जब उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए घरों के ऊपर बिना किसी गलती के, तो कोई नहीं पहुंचा। केवल नीले झंडे वाले, नीले पट्टे वाले, देश के अंदर तमाम बहुजन लोग उनके पक्ष में खड़े हुए। जब मुस्लिम वर्ग अपने घरों में बैठा हुआ था, डरा हुआ था, कहीं ना कहीं सहमा हुआ था, तो हम लोगों ने जाकर के उनको कहीं ना कहीं उत्साह उनका बढ़ाने का काम किया है। तो उनको सोचना चाहिए, जिस देश के अंदर संविधान के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक 3000 सालों से चली आ रही एक कहीं ना कहीं प्रत्यानित करने वाली, शोषण करने वाली, जातिवाद को फैलाने वाली, भागीदारी देने वाली जो सोच थी, अगर उसको उन्होंने लागू करने का काम किया है, शोषण के विरुद्ध उन्होंने लोग अपने इस देश के अंदर एक आरक्षण की व्यवस्था करके संविधान के द्वारा एक वर्ग को जो हजारों वर्षों से कहीं ना कहीं एक दास प्रथा में जी रहा था, उसको बराबरी का हक देने का अगर काम किया है, तो मुस्लिम वर्ग को भी ये सोचना चाहिए कि ये हक उनका नहीं है, ये उन्हीं का हक था। इस देश के अंदर 22% SC समाज रहता है, ST समाज रहता है। एक बहुत बड़ी आबादी को अगर कहीं ना कहीं एक एक सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी या कोई किसी भी तरह की स्कीमें अगर दी जा रही है, तो उसका विरोध करने के लिए दलित के साथ में मुस्लिम को खड़ा होना चाहिए। सर उत्तर प्रदेश में लगातार आए दिन दलितों पर हत्याएं हो रही है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ का शासन है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर ना ही बहन सुरक्षित है और ना ही कोई भाई सुरक्षित है। पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, थानों के अंदर घुस करके लोगों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, लोगों को छुड़ाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही हरिद्वार से लेकर के दिल्ली बॉर्डर तक कांवड़ यात्रा चली। यही कांवड़ यात्रा में उन पुलिस वालों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा, पुलिस अफसरों के द्वारा इन उत्पाती लोगों के ऊपर फूलों की वर्षा कराई जाती है। और इन लोगों ने बदले में क्या किया है, कितनी जगह गाड़ियाँ तोड़ी हैं, पुलिस तक की गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, पुलिस वालों को मारा, आम पब्लिक को मारा, पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित करके रखी गई है। तो ये सरकार तो कहीं ना कहीं एक धर्म के लोगों को, उनको आगे बढ़ावा देकर के देश में शासन करना चाहती है। अभी आपने भी देखा कि कांवड़ के टाइम पे एक अलग से फैसला दे दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति अपनी दुकान पर, अपनी ठेली पर तख्ती लगाएगा और अपना नाम लिखेगा। ये क्या व्यवस्था है? आर्टिकल 15 ऐसा नहीं कहता। आर्टिकल 15 सभी अपनी पहचान को छुपाने की बात करता है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपको अपनी पहचान बतानी होगी? नहीं, ये तो संविधान का उल्लंघन था। हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को असंवैधानिक बताते हुए उस फैसले को जो है असंवैधानिक करार दिया। मैं वहाँ संविधान के अनुसार जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट, उसका मैं सम्मान भी करता हूँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं धार्मिक लोगों को, धार्मिक संस्थानों को, धार्मिक उनकी यात्राओं को ज़्यादा महत्व देती है। दूसरी तरफ मुहर्रम पे अगर एक वर्ग मुस्लिम भाई अगर अपना कोई छोटा सा आयोजन करते हैं 2 घंटे का, 1 घंटे का, तो उसको रोका जाता है। दिल्ली के अंदर देखा गया कि एक तरफ मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट के लिए रोड पर आ जाते हैं, तो उनको किस तरीके से लात मार मार कर पुलिस वहाँ हटाने का काम करती है। और दूसरी तरफ यही पुलिस उन कांवड़ियों के ऊपर फूलों की वर्षा करती है। तो एक देश में 2 कानून, 2 व्यवस्थाएं, ये सही नहीं है, ये भेदभाव गलत है। अभी बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया। पाकिस्तान की जब बात आती है तो वहाँ के हिंदू प्रेमी हमारे भाई बन जाते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर वहाँ भी हिंदू हैं, हजारों लोग वहाँ बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। अपनी जान माल को वो कहीं ना कहीं उसको क्षति भी पहुंची है, लोगों के साथ वहाँ पर उत्पीड़न भी हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ में मारपीट भी हुई है। लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए अगर बॉर्डर पर आए हुए, तो मैं इस देश की सरकार से कहना चाहता हूँ उनको संरक्षण दो ना। वो भी हमारे भाई हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर देश से मदद मांग रहा है तो उसकी मदद होनी चाहिए। चाहे आप कैंप लगाइए, कैंप लगा, आधार शिविर लगाइए, उनकी व्यवस्था करिए, जब तक वहाँ पर शांति नहीं हो जाती है तब तक उनको संरक्षण दीजिए। लेकिन वहाँ हजारों लोग बॉर्डर पर पड़े हुए, बहन बेटियाँ वहाँ पर भूखे हैं, प्यासे हैं, यहाँ हमारी बॉर्डर पर हमारी BSF उनको रोके हुए हैं। तो एक देश में 2 चेहरे क्यों? पाकिस्तान का हिंदू हमारा भाई है, बांग्लादेश का हिंदू हमारा भाई नहीं है, वो हमारा भाई क्यों नहीं है?
जब दूसरे देश से लोग भारत के अंदर आते हैं तो उनको संरक्षण देने के लिए सरकार पीछे हट जाती है। एनआरसी की मैं बात करूं तो दस्तावेज देखने की बात होती है, तो हिंदू लोग जब पाकिस्तान से भारत आते हैं तो उनको नागरिकता देने की बात हो गई है। यही नागरिकता की अगर मैं बात करूं, नेपाल की बात करूं, चीन की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, श्रीलंका की बात करूं, वहां उन्हें नागरिकता देने के लिए सरकार पीछे हट जाती है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग इस देश के अंदर पाकिस्तान का डर दिखा करके इस देश में लोगों को मूर्ख बना करके उनका वोट लेते रहते हैं। बांग्लादेश का डर नहीं दिखाया जाता, नेपाल का डर नहीं दिखाया जाता, चीन का डर नहीं दिखाया जाता, जबकि सबसे ज्यादा खतरा आज अगर भारत को है, भारत की सीमाओं को है, तो वो चीन से है। उसके प्रति हम लोगों ने अपनी लाल आंखें जो बिल्कुल अपने दबा के रखी हुई है, उसके प्रति नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोलने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारे देश की मीडिया भी पाकिस्तान की बात करेगी तभी तो हिंदू मुस्लिम आधी से होगा। ज्यादा खबरें पाकिस्तान की सुनाई जाती है कि वहाँ पर आलू इतना महंगा हो गया, वहाँ पर बेरोजगारी इतनी हो गई है, वहाँ पर 500 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है? जी अगर वहाँ का कोई व्यक्ति भारत से अगर मदद मांगता है तो हाथ बढ़ा करके हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं उसमें ये नहीं कहता हूँ कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, कोई भी हो, हर एक किसी की मदद करनी चाहिए अगर कोई मदद मांगने के लिए आता है। क्योंकि भारत की तो एक व्यवस्था रही है शुरू से ही, अतिथि देवो भव। एक अतिथि हमारे लिए भगवान के बराबर है। अगर हमारे घर पर आकर, हमारी सीमा पर, हमारे बॉर्डर पर आकर हमसे कोई मदद मांगता है तो हमें उसकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने चाहिए। लेकिन आज बांग्लादेश की सीमा पर हजारों लोग वहाँ पर भारत की तरफ आस लगाए बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी उनकी तरफ आंखें बंद करके बैठे हुए, क्या वो हिंदू नहीं है? सर, लगातार दलितों पे पूरे देश में अत्याचार होते हैं, तो आपकी भीम सेना कहाँ खड़ी नजर आती है? देखिए, भीम सेना एक सामाजिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। इस देश के अंदर ऐसा नहीं है कि जो SC ST या OBC के लोग हैं उन्हीं के लिए भीम सेना जानी जाती है संघर्ष के लिए, नहीं। इस देश के अंदर तमाम शोषित, उपेक्षित, असहाय, कमजोर, निर्धन जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हैं या किसी भी देश के हैं, उन सभी के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर भी है, आंदोलनरत भी है और उनके लिए हमेशा संघर्षरत रही है और आगे भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।